नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिछले हफ्ते मशहूर उर्दू शायर फैज अहमद फैज की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे गीतकार लेखक जावेद अख्तर ने कहा था कि जब भारत 2008 के आतंकी हमले की बात करता है तो पाकिस्तानियों को नाराज नहीं होना चाहिए। वहीं अब अपनी टिप्पणी को लेकर जावेद अख्तर ने एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को कहा कि यह एक बड़ी बात बन गई है और यह मेरे लिए शर्मिंदा करने वाला है। अब मुझे लगता है कि मुझे इस पर हंसना चाहिए। जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तीसरा विश्व युद्ध जीत लिया है। लोगों के साथ साथ मीडिया से भी इतनी प्रतिक्रियाएं मिली कि मैंने अपना फोन उठाना बंद कर दिया। मैं शर्मिंदा था कि ऐसा मैंने क्या तीर मार दिया है। मुझे ये बातें कहनी थी, क्या हमें चुप रहना चाहिए? उन्होंने कहा कि उन्हें अब पता चला है कि उनकी टिप्पणियों से पाकिस्तान में हलचल मच गई है। अख्तर ने कहा कि मुझे पता चला कि वहाँ के लोग मुझे अपशब्द कह रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि मुझे वीजा क्यों दिया गया। अब मैं केवल यह याद रखूंगा कि वह कैसी जगह थी। मैं जिस देश में पैदा हुआ, जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ मैं मरूंगा, वहाँ भी ऐसी बातें करता रहता हूँ जो थोड़ी विवादास्पद और संवेदनशील प्रकृति की हैं। फिर पाकिस्तान में मेरे लिए डरने की क्या बात थी? जब यहाँ डर नहीं लगता तो फिर मैं वहाँ क्यों डरूंगा? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर जुनैद नासिर हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि इन दोनों युवकों को अगवा करने में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो गाड़ी हरियाणा सरकार के नाम पर रजिस्टर है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है कि कई दूसरे गौ अपराध में भी इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। न सिर्फ सरकार की सहमति से बल्कि सरपरस्ती में मुसलमानों को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। गौ रक्षा, धर्मांतरण कानून, ये सब बहाने हैं। गौ माफिया और दूसरे अपराधियों को इन कानूनों के जरिए लेटरल एंट्री मिल गई है। इसके अलावा ओवैसी ने पीएम मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि BBC की 2002 नरसंहार की फिल्म पर बैन लग जाता है, लेकिन लेटरल वाले अपने कारनामे आराम से YouTube, Facebook पर डाल देते हैं क्योंकि वो बीजेपी के जानशी हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ी कस्बे के घाटमीका गांव के 2 युवकों को अपहरणकारों ने जलाकर मार देने का मामला सामने आया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 24 फरवरी को रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कब्र खुदेगी वाले बयान को लेकर कहा कि पीएम मोदी अटपटी बात करते हैं और अटपटी बात सुनते हैं। वो मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? चीन, अडानी मामले, महंगाई और बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते? पीएम को हर बात जिम्मेदारी से बोलनी चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने मेघालय में चुनावी रैली करते दौरान कहा था कि मेघालय में चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है और वह चाहे पठारी इलाका हो या पहाड़ी गांव हो या शहर, हर जगह कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने आभूषण बिक्री करने वाले केरल के जॉय लुकास ग्रुप के मालिक जॉय अलुकास वर्गीस की 305 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया है। बता दें कि ये कार्रवाई कंपनी द्वारा हवाला के माध्यम से दुबई में भारी नकदी कथित तौर पर अंतरित करने को लेकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के मामले में की गई है। वहीं इससे पहले जांच एजेंसी ने 22 फरवरी को त्रिशूर मुख्यालय वाले ग्रुप के कई परिसरों में तलाशी ली थी। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि जब्त संपत्तियों में 33 अचल संपत्तियां 81.54 करोड़ रुपए मूल्य की शामिल हैं, जिसमें शोभा सिटी, त्रिशूर में भूमि और आवासीय भवन, 3 बैंक खाते, 91.22 लाख रुपए की जमा राशि, 5.58 करोड़ रुपए की 3 फिक्स डिपॉजिट की राशि और जॉय लुकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मूल्य 217.81 करोड़ रुपए के शेयर शामिल हैं। फेमा की धारा 37A के तहत जब्त की गई इन संपत्तियों का कुल मूल्य 305.84 करोड़ रुपए है। ईडी ने कहा कि यह मामला हवाला के जरिए भारत से दुबई में भारी मात्रा में नकदी अंतरित करने और बाद में जॉय लुकास ज्वेलरी LLC दुबई में निवेश करने से संबंधित है, जो जॉय अलुकास वर्गीस की 100% ऑनरशिप वाली कंपनी है। अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को 1 महीना पूरा हो गया है और इस 1 महीने के बाद भी अडानी ग्रुप की कंपनियों में शेयरों में गिरावट लगातार जारी है।
बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आई थी और जब से लेकर अब तक पूरे एक महीने में अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड 10 कंपनियों के मार्केट कैप में 12.05 करोड़ रुपए की गिरावट आ चुकी है। साथ ही बता दें कि एक महीने पहले 24 जनवरी 2023 को शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों का मार्केट कैप 19.2 लाख करोड़ रुपए था, जो कि शुक्रवार 24 फरवरी को मार्केट बंद होने के बाद केवल 7.16 लाख करोड़ रुपए रह गया है। केवल यही नहीं, इस दौरान अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे स्थान से 29वें स्थान पर आ चुके हैं और उनके नेटवर्थ में 80 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है और अब उनका नेटवर्थ केवल 41.5 अरब डॉलर रह गया है। अडानी ग्रुप के शेयर 85% तक टूट चुके हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को कानून नोटिस भेजा है। आजाद ने यह नोटिस जयराम रमेश को उन्हें गुलाम, मीर जाफर और वोट काटने वाला कहने की वजह से भेजा है और इसे मानहानि नोटिस में आजाद द्वारा 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। दरअसल आजाद के कानूनी सलाहकार नरेश कुमार गुप्ता के माध्यम से भेजे गए इस नोटिस में आजाद की बेदाग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि जयराम रमेश अब राष्ट्रीय स्तर पर आजाद के बढ़ते सम्मान और प्रतिष्ठा को कलंकित करने और नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के तुरंत बाद दूसरों की राय में उन्हें नीचा दिखाने के लिए आपने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर पोस्ट में बार बार गुलाम शब्द का इस्तेमाल किया। गुप्ता ने नोटिस में कहा कि रमेश ने आजाद को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। जयराम रमेश ने गुलाम शब्द का इस्तेमाल स्लेव के रूप में किया है। ये नेता को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किया गया काम है। उन्होंने कहा कि रमेश ने अपने बयानों के माध्यम से आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध किया है और मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा नोटिस में यह भी कहा गया है कि आजाद के खिलाफ प्रेस बयानों में दिए गए बयान द्वेष पर आधारित थे और इससे आजाद को मानसिक पीड़ा, यातना, उत्पीड़न हुआ और उनकी छवि खराब हुई, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। गुप्ता ने रमेश को कानूनी नोटिस मिलने की तारीख से 2 हफ्ते के अंदर मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रकार के संचार के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगने की भी सलाह दी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।